हेलो बेटा, आज हम आपका प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अपने बारे में जानना। सेल्फ, अपना, अवेयरनेस, जानना। आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में कौन हो, आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आप गिवन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। दैट इज़ डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। तो इसके अंदर जो हम आज पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। पहला हमारा इसके अंदर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है बेटा? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज वन सेल्फ एंड टू मैनेज रिलेशनशिप विद अदर्स। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? जहाँ पर मैं अपने आप को इमोशनली मैनेज करती हूँ और उस इमोशनल लेवल को कंट्रोल करते हुए मैं अपने रिलेशंस मैनेज करती हूँ दूसरों के साथ। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल शब्द में आपको समझाऊं तो होता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ इमोशनली, कि मुझे पता है किस टाइम मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मुझे अपने एंगर, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, जिससे कि मैं अपने रिलेशंस, अपने जो मेरे लोग हैं मेरे सराउंड, मैं उनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छे से मैनेज कर सकूं। फॉर एन एग्जांपल, इमोशनली इफ़ आई एम स्ट्रांग, तो मुझे कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो ठीक है, बुरा लगना इज़ ह्यूमन नेचर, पर मुझे कैसा होना चाहिए कि वो मेरे फेस पे ना दिखे, मेरे शब्दों में ना दिखे, मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर में ना दिखे, वो मेरे अंदर है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे उसका रिएक्शन कब देना है, किस टाइम पर देना है और किस तरीके से देना है। दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है मैनेजिंग इमोशंस एट वर्क प्लेस। अब हम यहाँ पर ये क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पर्सनालिटी में क्यों पढ़ाया जा रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस? क्योंकि जब आप एक वर्क प्लेस पर होते हो तो आपकी पर्सनालिटी को, आपका इमोशनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आप कैसे अपने वर्क प्लेस पर अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे? फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को जानो, टू नो योर सेल्फ, कि मैं गुस्से करती हूँ, मेरा रिएक्शन आता है, मुझे रोना आता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है कि मैं घबरा जाती हूँ। अब आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि ठीक है, मुझे घबराहट हो रही है तो मुझे डीप ब्रेथ करना है, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कंट्रोल करनी है अपनी ये चीज़। तभी ज़रूरी है कि आपको सेल्फ अवेयर हो आप अपने बारे में। अगर मैं कोई फेक वर्ड में जी रही हूँ कि नहीं, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है, और चाहे जाकर आपकी सिटी बिटी गुल हो जाए स्टेज पर, तो यहाँ पर जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता, आप आगे जाकर कैसे उस चीज़ को मैनेज करोगे? तो यहाँ पर इसलिए हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट आपका सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ इमोशंस। क्या आना चाहिए आपको वर्क प्लेस पर? टू कंट्रोल योर इमोशंस। हम डांटते हैं आपको बुरा लगता होगा। कई बच्चे क्या होते हैं, चुपचाप मुँह नीचे करके खड़े हो जाते हैं एंड देन दे से सॉरी मैम। कई बच्चे क्या होते हैं, तड़ी में खड़े रहते हैं कि हमने थोड़ी गलती की है, फिर हम उनको कहते हैं क्लास से बाहर निकल जाओ, तो वो दरवाजे को लात मार के निकलते हैं। That means they are not able to control their emotions. उनका जैसा ही अंदर से उनको फील हो रहा है वो वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। So this is bad. At workplace you have to control your emotions. नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है बेटा, जब आप एग्जैक्टली वैसा फील कर रहे हो जैसा सामने वाला फील कर रहा है। अब मैं आपको स्टेज पे खड़ा कर रही हूँ तो आई एम्पैथाइज विद यू, मतलब मैं समझ रही हूँ कि जब आप स्टेज पर आए हो तो आप कैसा फील कर रहे होगे, क्योंकि वो सेम चीज़ मैंने फील की है। अगर आप स्टेज पर आते हैं, आप ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है, तो कहने के लिए नहीं मैं आपको कह रही कि हाँ बेटा मैं आपकी इस चीज़ को समझती हूँ। आई हैव actually felt that feeling, so I understand what is going with you. This is called as empathy. तो आप जब वर्क प्लेस पर हो तो एम्पैथी होना ज़रूरी है। आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर देखो कि अगर ये मेरे साथ ऐसे बोलता तो मुझे कितना बुरा लगता, अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे कैसा फील होता। जब भी आप ये चीज़ अपने माइंड में लाओगे आप दूसरे की जगह को बहुत अच्छे से समझोगे। रियल लाइफ में भी बेटा मेरे आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनो। रियल लाइफ में भी आप ये चीज़ करके देखना कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता, क्या मुझे ऐसा सामने वाले के साथ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि कलेक्टिव एक्शन विद अनदर और अदर पर्सन्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। इसमें आपने क्या करना है,
कॉपरेशन के अंदर कि जब आप वर्क प्लेस पर हो तो आपने कलेक्टिवली काम करना है अपने लिए और दूसरों के लिए, ताकि आपकी टीम, आपका ग्रुप एज अ होल ग्रो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। आपके अगर आपसी मतभेद हैं वर्क प्लेस पर तो काम करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो आपने क्या करनी है, कन्फ्लिक्ट होना इज ऑब्वियस। मम्मा के साथ भी कन्फ्लिक्ट होते ही हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट होते ही हैं, बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ कन्फ्लिक्ट होना इज़ ऑब्वियस। पर जो बंदा उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेता है, सॉल्व कर लेता है, विल बी कंसीडर्ड एज गुड ह्यूमन बीइंग। तो वर्क प्लेस पर भी अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो आपको उन्हें रिजॉल्व करना है। ठीक है बेटा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यूज़। वैल्यूज़ आपने पहले पढ़ा हुआ है ना। वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारी, जो बचपन से हमारे अंदर इनकलकेट की जाती हैं, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ बैड। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ की एक्चुअल में ये जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आती हैं। फर्स्ट इज़ फैमिली फैक्टर, क्लियर है, फैमिली से आएंगी, जिस फैमिली में मेरा ब्रॉटअप हो रहा है। सेकेंड इज सोशल फैक्टर्स, माई सोसाइटी, द पीपल अराउंड मी विल इन्फ्लुएंस माई वैल्यूज़। मेरे फ्रेंड के लिए वो ठीक है, वो तो स्मोक करता है, उसके साथ फ्रेंड्स भी हैं, ठीक तो है, तो वो वैल्यूज़ आप कंसीडर कर लोगे, नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये मुझे नहीं करना है, तो वो सोशल वैल्यूज़ मेरे अंदर कहाँ से आई, बाय सीइंग माई फ्रेंड सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स आर कि आपका जो इनर सेल्फ होता है वो भी कई बार बोलता है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ बैड। सबका होता है ये कि आपको अंदर से इंडिकेशन आ जाता है। अगर आपका अंदर से फर्स्ट इंडिकेशन आ रहा है दिस इज़ बैड, तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपको रोक रही हैं कुछ करने से, लिसन टू देम। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स, टू विच कल्चर यू बिलोंग। अकॉर्डिंग टू माई कल्चर, if I am saying hello, if I am saying good morning, if I am shaking hand to some unknown person is okay, तो वो मेरी वैल्यूज़ बन जाएंगी कि हाँ ये सही तो है, और कोई और भी कर रहा होगा तो मुझे वो awkward नहीं लगेगा। बट अकॉर्डिंग टू माई कल्चर, इफ़ शेकिंग हैंड टू विद सम अननोन पर्सन इज़ बैड, तो मेरे को भी वो इम्पैक्ट करेगा कि हाँ ये तो उससे हाथ मिला रही है, तो उसको जानती भी नहीं है। तो वो कहाँ से आई मेरी ये वैल्यूज़, थ्रू माई कल्चर। नेक्स्ट इज रिलीजियस फैक्टर, टू द रिलीजन यू बिलोंग। आपको जो रिलीजियस होती हैं वो आपकी वैल्यूज़ को बेटा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं सबकॉन्शियसली, कि हमारे रिलीजन में तो इसे गलत माना जाता है, वो सबकॉन्शियसली हिट करता है, दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ बैड, दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ बैड। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है लाइफ एक्सपीरियंसेस। कहाँ से बनी आपकी वैल्यूज़, आपने लाइफ में जैसा एक्सपीरियंस किया, कि मैं जैसे जैसे लोगों से मिली तो मैंने ये सीखा कि जिस चीज़ को मैं इतना गलत समझती थी वो एक्चुअल में इतना गलत नहीं है। आपका नज़रिया क्या है उन चीज़ों के लिए, तो ये आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया। नेक्स्ट इसके अंदर है बेटा रोल डिमांड्स। रोल डिमांड का मतलब होता है कि कई बार आपका रोल, जो आप बीइंग अ टीचर, मुझे कई बार आपसे फ्रैंक होना पड़ता है रिगार्डिंग सम थिंग्स, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब मेरी वैल्यूज़ बनी वहाँ से कि यार मेरी जॉब ये डिमांड करती है, मुझे बच्चों को इस चीज़ के बारे में क्लियरली उनसे बात करनी है, तो मैं करूँगी। अब यहाँ पर जो मेरा रोल था एज अ मदर, एज अ सिस्टर, मुझे वो रोल प्ले करना है और अपनी वैल्यूज़ मेरी वैसे ही बनेंगी कि येस आई हैव टू ओपन या आई हैव टू बी रिजर्व अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। लास्ट इज हेलो इफेक्ट। बेटा ये जो हेलो इफेक्ट है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है। अब आपकी वैल्यूज़ कैसे बनी हेलो इफेक्ट से, इसका मतलब ये है कि आपकी क्या टेंडेंसी है लोगों को जज करने की। अब सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के बेसिस पे मान लो मेरी ड्रेसिंग को लेकर आपने अपना पहला इंप्रेशन बना लिया कि ये अच्छी नहीं है, कोई टीचर कोई ऐसी होती है ये अच्छी नहीं है, तो वही चाहे मैं कितने भी एफर्ट्स कर लूँ, सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में हेलो इफेक्ट करता रहेगा कि भाई हाँ ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। तो हेलो इफेक्ट क्या होता है, जब आप किसी को जज करते हो उनके सिंगल ट्रेट को लेकर, दैट इज कॉल्ड एज हेलो इफेक्ट। दैट कैन बी फेवरेबल एंड दैट कैन बी अनफेवरेबल। क्लियर बेटा। इसका ना मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगी अगर आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा तो, और मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, आप उसको उसमें से रीड आउट कर लेना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर चल रहे हैं। अब देखो आपका टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ चेंज ओरिएंटेशन। चेंज ओरिएंटेशन का मतलब है कि
देर आर सम सिचुएशंस कि आप उन सिचुएशंस में किस तरीके से एडजस्ट हो रहे हो। अगर वो सिचुएशंस चेंज आपसे डिमांड कर रही हैं तो क्या आप वैसे चेंज हो रहे हो, या आप रिजिड हो कि दिस इज़ द सिचुएशन, आई एम लाइक दिस, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। इसके अब 2 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट इज टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। सेकेंड इज लोकस ऑफ कंट्रोल। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि कई लोग होते हैं जो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो उन चीज़ों को समझ लेते हैं, उनको वो इतना इफेक्ट नहीं करता, उनको लगता है ठीक है जब क्लियर हो जाएगा तब हम इस चीज़ पे काम कर लेंगे, या हम इसका मतलब ये निकाल के इस पे हमने इस तरीके से काम कर लिया। कई लोग होते हैं वो बिल्कुल भी उनके अंदर टॉलरेंस नहीं होता एम्बिग्यूटी के लिए, उनको ये लगता है कि हमें क्लियरली बताओ क्या करना है, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि कल आपको कॉलेज आना है, दैट इज़ द स्टेटमेंट। कई बच्चे होंगे वो कहेंगे कि ठीक है कल कॉलेज आने के लिए कहा है ना, अरे टाइम तो बताया ही नहीं, कितने बजे पहुंचना है, कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चे होंगे उनका क्या टॉलरेंस होगा इसके लिए कि ठीक है यार कल कॉलेज बुलाया तो 10 बजे चल देंगे, 11-12 कितने बजे भी मैम क्लास ले लेंगी, वो कॉलेज जाके ही पता चल जाएगा। दैट मीन्स दे हैव हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने चेंज दिखाया। कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे क्लियरली बताओ क्यों आना है कॉलेज, कितने बजे आना है, कहाँ पे किस मैम से मिलना है और किस काम के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ये इनका लो टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी हुआ, मतलब कि इनको हर चीज़ क्लियर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है बेटा कि कुछ लोग होते हैं दे आर गुड एट कंट्रोलिंग देमसेल्फ, एंड कुछ लोग होते हैं उनका लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होता, दे रिएक्ट। ठीक है, तो आपका अगर लोकस ऑफ कंट्रोल है तो यू कैन एडजस्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन। अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है तो आपका एडजस्ट करना इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट अब इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज बेटा एक इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा, वो आपको आता है कि मैं एक एज एन इंडिविजुअल अलग हूँ, आप एज एन इंडिविजुअल अलग हो, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरी पर्सनल थॉट्स क्या है, मैं किस फैमिली में पढ़ी हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी पर्सनल इंडिफरेंसेस को। ये आप खुद से पढ़ोगे, आता है आप लोगों को। अब इसके अंदर टॉपिक आता है कोर सेल्फ इवैल्यूएशन। ये भी 2 मार्क्स में आ जाता है बेटा कि किस तरीके से आप देखो, कोर सेल्फ इवैल्यूएशन इज यू आर इवैल्यूएटिंग नॉट अदर्स, योर सेल्फ। अब किन बेसिस पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे? फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि आप अपने आप को कैसा देखते हो। क्लियर, देखो, टू विच सी देम सेल्फ एज कैपेबल, सक्सेसफुल एंड वर्दी। मुझे क्या लगता है, आई बिलीव कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, आई बिलीव कि मैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो उन्हें समझ आता होगा, आई बिलीव कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। दिस इज़ माई सेल्फ एस्टीम। क्लियरली क्लियर है बेटा। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब होता है वंस एबिलिटी टू परफॉर्म समथिंग। मतलब आई नो कि मैं 3 लेक्चर तो बहुत अच्छे से ले सकती हूँ, दिस इज माई सेल्फ वंस एबिलिटी। आई नो माई सेल्फ कि मेरा कितना एबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मुझे 1 काम दोगे, 2 काम दोगे, 3 काम दोगे, मैं कर सकती हूँ, बट इफ़ यू एक्सीड माई कैपेसिटी तो मुझे वो पता है। दिस इज सेल्फ एफिकेसी कि आई नो वेयर आई लाई इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिकिज्म इसका मतलब है बेटा इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, चीज़ों को आप कितना नेगेटिव देखते हो, क्या आउटलुक है आपका चीज़ों को लेकर। अब जैसे कि जब ये ऑनलाइन का आया तो माय आउटलुक वॉज कि यार कैसे होगा, कैसे हम बच्चों को समझाएंगे, क्लास में तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो बच्चों के साथ, उनको नहीं समझ आ रहा तो आपका प्रॉब्लम ले सकते हो। दिस इज़ माय टेंडेंसी कि मैंने इसमें से लूप होल कितने निकाले। कई लोग कहेंगे कि अच्छा ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, जब मन करेगा तब लेंगे, बच्चे प्रॉब्लम भी समझ लेंगे, बच्चों को आना नहीं पड़ेगा, चांसेस ऑफ गेटिंग कोरोना विल बी लेस। तो यहाँ पे उसका क्या था, इमोशनल जो नेगेटिविटी थी वो क्या थी, कम थी। मेरे केस में जो मैंने सोचा उसमें इमोशनल नेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, समझे लोकस ऑफ कंट्रोल की, बताना मुझे क्या होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, और अगर आज नहीं बताया ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, बहुत टाइम से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। लास्ट इज सेल्फ डिस्क्लोजर।
देखो, सेल्फ डिस्क्लोजर इज दूसरों के बारे में जज करना, दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों के बारे में कोई जजमेंट पास करना इज ईजी. नोइंग योर सेल्फ देन डिस्क्लोजिंग इट इज डिफिकल्ट. तो आज का आपका टास्क है, यू विल सेल्फ डिस्क्लोज योर सेल्फ. लाइक आप एक पेपर पेन उठाएंगे, आप उस पर लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम, कितनी इमोशनल स्टेबल हूँ मैं, कितना मैं चीज़ों को पॉजिटिव लेती हूँ, कितना मैं नेगेटिव लेती हूँ, मैं गिवन सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करती हूँ. दिस इज सेल्फ डिस्क्लोजर दैट यू विल डू. और मेरे को आप इंडिविजुअली भेजोगे कि मैम दिस इज़ माई सेल्फ डिस्क्लेमेशन कि मैं इस तरीके की हूँ और मुझे मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बेटा डू दिस एक्टिविटी, इट विल इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू यू. जब आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी फिर आप उन प्रॉब्लम्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और जो मुझे नहीं भेजना चाहते मत भेजना, पर बेटा ये एक्टिविटी ज़रूर करना. यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ. क्लियर है? थैंक यू सो मच.